हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमेशा कोई अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब संतुलन मैंने बताया था, आय संतुलन वो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था की कुल मांग यानी कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो, उस स्थिति को संतुलन स्तर बोलते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था हमेशा ऐसा नहीं होता क्या है, कभी मांग ज्यादा कभी पूर्ति ज्यादा, तो ये इन दोनों में एडजस्टमेंट होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशंस आती रहती। ऐसे में अर्थव्यवस्था में दो स्थितियां आती हैं। एक स्थिति जब मांग ज्यादा हो और मांग कम हो और पूर्ति ज्यादा हो, तो इस स्थिति को बोलते हैं न्यून मांग। क्या बोलते हैं? न्यून मांग। दूसरी स्थिति जब मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, इसको बोलते हैं अधिमांग। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं दोनों समस्याओं की बात करेंगे। आखिर अर्थव्यवस्था में ये दोनों समस्या कैसे उत्पन्न होती है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट छोटे से छोटा विद ग्राफ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में ये दोनों है क्या, न्यून मांग किसे कहते हैं और अधिमांग किसे कहते हैं। और दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो गैप है ना, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति, स्फीतिक अंतराल या अपस्फीतिक अंतराल, ये दोनों समस्या इसी से जुड़ी हुई है। आपको वो चीजें भी अभी समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम दोनों समस्याओं में पहली समस्या न्यून मांग की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। न्यून मांग क्या होता है? अगर सिंपल हम समझे, न्यून मांग अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से क्या होती है? कम होती है। यानी कि इस स्थिति में जो सामूहिक मांग है वो कम होती है और सामूहिक पूर्ति ज्यादा होती है। इस स्थिति को न्यून मांग की स्थिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्ति की तुलना में मांग का कम होना। फॉर एग्जांपल, अर्थव्यवस्था में क्या है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पूर्ति मतलब 100 लोग, 100 कर्मचारी, यानी कि 100 लोग एम्प्लॉय खड़े हैं काम करने के लिए, लेकिन उसमें से ठीक ना, केवल जो है हमारे पास 80 लोगों को ही काम मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 20 लोग हमारे खाली रह जा रहे। इसको बोलते हैं हम क्या चीज? न्यून मांग। क्यों? क्योंकि 20 लोगों के लिए कोई काम अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति को न्यून मांग की स्थिति कहा जाता है। जो न्यून मांग होता है किसी अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखिएगा, जो न्यून मांग की स्थिति है उस अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल को उत्पन्न करता है। अविस्फीतिक अंतराल। अब अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है? अविस्फीतिक अंतराल को इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, ठीक ना। जो न्यून मांग है वही अविस्फीतिक अंतराल होता है। कहने का मतलब यह है, अविस्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में जितना आवश्यक सामूहिक मांग होता है, यानी कि संतुलन स्थिति के लिए आवश्यक सामूहिक मांग माइनस अर्थव्यवस्था में वास्तविक सामूहिक मांग। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थिति में इस स्थिति को पाने के लिए जितना मांग होना चाहिए, मांग जो है इससे कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को हम अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। अविस्फीतिक अंतराल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसने 100 यूनिट माल प्रोड्यूस कर दिया, बेचने के लिए खड़ा है, ठीक है ना। ये उसने सप्लाई कर दिया, मतलब उसको बेचना है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, केवल और केवल 80 यूनिट माल बिका है, ठीक है ना। क्या है? 80 यूनिट माल बिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 यूनिट माल उसका बिका नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर माल बिकेगा नहीं, उत्पादक चाहता है कि मेरा 100% सामान बिक जाए और वो माल बेच नहीं पाएगा। ऐसे में 20 यूनिट माल बेचने के लिए क्या करेगा, वो उसके दाम क्या करेगा, कम करेगा, रेट कम कर देगा। जब रेट कम करेगा, बिके या ना बिके वो तो अलग बात है, ठीक है ना। रेट कम हो जाएगा और अगले दिन जब उसका माल नहीं बिकेगा तो वो 100 यूनिट की जगह केवल और केवल 80 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा, 20 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कहने का मतलब होता है उस 20 यूनिट में लगे हुए लोग
जो प्रोडक्शन में कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अब कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि 20 वस्तुओं का उत्पादन होना ही नहीं है। उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब वो जब नौकरी से निकाल जाएंगे तो उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं है तो ऑटोमेटिक वो लोग, उनके खर्चे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में धीरे 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 चीजों में क्या, एक तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, और दूसरी बात जो प्राइस लेवल होता है, जो कीमत स्तर होता है, कीमत स्तर क्या होता है, गिरने लगेगा, कीमत स्तर कम होने लगेगा। इसी स्थिति को अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब स्थिति होती है। और अगर हमें इस स्थिति को सही से समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के हम देखेंगे। मान लेते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था है। हम अर्थव्यवस्था में ये सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को दर्शा रहे हैं, और यहां पर हम दर्शाएंगे अर्थव्यवस्था का आय स्तर, आय स्तर कह लीजिए, या फिर उत्पादन स्तर कह लीजिए, या फिर रोजगार स्तर, कुछ भी आप कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अर्थव्यवस्था का क्या है, पूर्ति है, सामूहिक पूर्ति यानी कि कुल पूर्ति है, जो कि कांस्टेंट में आगे बढ़ता रहता है। और अगर अर्थव्यवस्था में क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था में अगर संतुलन स्तर का चाहिए तो हमारा सामूहिक मांग यहां पर होना चाहिए। अगर सामूहिक मांग यहां पर है तो इसका मतलब होता है ये वाला बिंदु जो ये है बॉय है, इसको बोलेंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर, पूर्ण रोजगार स्तर इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर जो है हमारा क्या हो गया, ई बराबर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग दोनों ही आपस में बराबर होगा। ये अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि आवश्यक सामूहिक मांग है, इतना होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। तो कैसा होता है, सामूहिक मांग जब अर्थव्यवस्था में जितनी होनी चाहिए उससे कम रह जाए, मतलब अब ये है। तो अब देखिए यहां पर E1 हमारा होना चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए। अब हमारा नया संतुलन जो होता है यहां पर हो रहा है, इसका मतलब होता है कि हमारा पूर्ण रोजगार की जगह पर ये हो जाता है अपूर्ण रोजगार। क्या होता है, अपूर्ण रोजगार, मतलब इतने सारे लोगों को अभी रोजगार मिलना बाकी है, इतने सारा उत्पादन हमारा कम हो जाए। तो इन दोनों के बीच का गैप ये E है, और ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों का बीच का गैप यही होता है हमारा अविस्फीतिक अंतराल। और यही अविस्फीतिक अंतराल हमारा क्या कहलाता है, न्यून मांग की स्थिति कहते हैं। अगर इसको सही तरीके से समझे कि न्यून मांग बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर न्यून मांग, या फिर यूं कहे अविस्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल, ये बराबर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जितना संतुलन के लिए चाहिए वाई माइनस वाई के, इन दोनों का जो गैप होता है दैट इज ई के, ये जो है हमारा न्यून मांग की स्थिति को दर्शा रहा है। समझ में आ गया। और न्यून मांग की स्थिति में क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि जितना उत्पादन होना चाहिए उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन होता भी है तो उसमें उत्पादन की मांग नहीं होती है, हमारा ये बच जाता है, ठीक ना। ऐसे में जब उत्पादन कम हो जाता है अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो मांग नहीं होती, मांग नहीं होती है, चीजों के दाम धीरे धीरे घटने लगते हैं। ऐसे में उत्पादकों का लाभ कम होता है, उत्पादक पुनः उत्पादन में कमी करते चले जाते हैं, अर्थव्यवस्था एक इस अविस्फीतिक जाल में फंस जाती है, और बाद में इसी को अर्थव्यवस्था के लिए मंदी की स्थिति के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि कारण क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की कमी हो जाती है, लोगों की आय में कमी होती है, उत्पादन स्तर में कमी हो जाती है। कई कारणों से अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि बचने की आवश्यकता है, और सरकार इससे बचना चाहती है। हर कोई चाहता है कि देश में मंदी ना आए, यानी कि देश में जो मुद्रा पूर्ति की कमी ना हो, देश में मांग की कमी ना हो, क्योंकि मांग ही नहीं होगा तो उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां पर एक बात यह भी आती है कि न्यून मांग के होने से सर ये कह रही है खराब है, खराब आखिर कैसे, अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में कुछ इसके प्रभाव पड़ते हैं, तो 3 स्तर में पड़ता है अर्थव्यवस्था। एक है उत्पादन स्तर पर, एक है आय स्तर पर, एक है रोजगार स्तर पर। तो इसके प्रभावों को भी हम जान लेते हैं।
अर्थव्यवस्था पे न्यून मांग की प्रभाव को अगर समझना है तो समझिए तीन प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। एक है उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा रोजगार पर प्रभाव और तीसरा होता है कीमत प्रभाव। तो पहली बात करेंगे उत्पादन प्रभाव क्या होता है। कोई भी उत्पादक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है इसलिए ताकि मार्केट में वो बेच सके, और मार्केट में तभी बेचेगा जो सामने उपभोक्ता लोग जो है वो उसकी मांग करे। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर मांग ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो उत्पादन रखा हुआ है बेचने के लिए वो बिकेगा नहीं, और उत्पादन जब बिकेगा नहीं तो जाहिर सी बात है सोचिएगा, जब कंज्यूमर नहीं खरीद रहा है तो दुकानदारों का माल नहीं बिक रहा है, दुकानदारों का माल नहीं बिकेगा तो दुकानदार क्या करेगा, होलसेलर जो होता है ना थोक विक्रेता उससे माल नहीं खरीदेगा, ठीक है ना, और थोक विक्रेता एजेंसी से नहीं खरीदेंगे और एजेंसी वाले जो है फैक्ट्री से नहीं खरीदेंगे, और फैक्ट्री से माल जो जाएगा नहीं तो गोडाउन में माल पड़ा रहेगा। जब गोडाउन में माल पड़ा रहेगा तो फैक्ट्री में वो द्वारा प्रोडक्शन प्रक्रिया उसकी बंद कर दी जाएगी, और उस प्रोडक्शन प्रक्रिया में जब बंद हो जाएगी तो उत्पादन का स्तर गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर सबसे पहला होता है कि न्यून मांग की स्थिति में उत्पादन में कमी हो जाती है, उत्पादन बंद हो जाता है, और उत्पादन के बंद होने का सीधा असर पड़ता है रोजगार पर, क्योंकि जितना उत्पादन कम होगा उस उत्पादन में कार्य में लगे हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी उत्पादक अपने कर्मचारियों को बैठा के सैलरी नहीं देगा। तो ये तो जेन्युइन बात होती है, क्योंकि जब तक आप उत्पादन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है आपको सैलरी मिलेगी, जब उत्पादन में नहीं आप काम नहीं कर रहे हैं, उत्पादन हो ही नहीं रहा है और कर ही नहीं सकते क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, आपके माल बिक नहीं रहा है, तो कोई भी उत्पादन नहीं करेगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ेगी, रोजगार में कमी हो जाएगी, रोजगार में कमी, और कहने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जब बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी कहने का मतलब लोगों के पास आय नहीं है, कुछ भी नहीं है और माल बिक नहीं है, वो मांग नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत प्रभाव, वस्तु की कीमतों में क्या जाएगी, कमी हो जाएगी, और कीमतों में इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी उत्पादकों को अपना लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, और लागत निकालना मुश्किल होगा तो रिजल्ट क्या होता है, दोबारा वो अपनी वस्तुओं की उत्पादन में कमी कर देंगे। ऐसे में धीरे धीरे एक जाल सा बन जाता है, और इतना बड़ा दुष्चक्र चलता है इसका कि अर्थव्यवस्था पूरी तबाह हो जाती है, हर कहीं तराही हो जाती है, और पूरी अर्थव्यवस्था में एक का प्रभाव दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे पर में, जिससे आम जनता से लेकर सरकार हर कोई परेशान हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये जो न्यून मांग की समस्या है या अवस्फीतिक समस्या है बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है और बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात हम किसकी करेंगे, अतिरेक मांग की। वो क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है। अतिरेक मांग है, अतिरेक मतलब अति का मतलब होता है ज्यादा होना, मतलब अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति है यानी कि जितना माल बिकना चाहिए और माल की जितनी डिमांड होनी चाहिए, अगर डिमांड यानी कि मांग उससे ज्यादा होती है तो उस स्थिति को बोलते हैं मांग का बढ़ जाना, और मांग का बढ़ जाना का मतलब अति हो जाना, इसलिए इसका नाम दिया गया अतिरेक मांग। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक पूर्ति के तुलना में सामूहिक मांग ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति को अतिरेक मांग की स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि यहां पर सामूहिक मांग क्या होता है वो तो पता ही है ना आपको। सामूहिक मांग एक ऐसी स्थिति है जब सभी उपभोक्ता के द्वारा देश में स्थित जितने भी उपभोक्ता है सभी लोग अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु और सेवाओं की जो मांग करते हैं उनका योग होता है सामूहिक मांग। यानी कि जब सामूहिक मांग ज्यादा हो जाती है किसकी तुलना में, सामूहिक पूर्ति। भाई सामूहिक पूर्ति मतलब दुकानदार जितना माल बेच रहे हैं उस माल की तुलना में आपकी मांग ज्यादा है, तो जब होगा क्या, जाहिर सी बात है माल है ही नहीं और अल्पकाल की नीति है, अल्पकाल में आप अपनी पूर्ति नहीं बढ़ा सकते, उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते कि आप 100% प्रोडक्शन दे रहे हो, आपके दुकान में उतना ही सामान आ सकता है जितना है, उससे ज्यादा नहीं। मांग ज्यादा पे कहां पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जब दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि महंगाई आ जाती है, महंगाई की स्थिति को ही यहाँ पर अतिरेक मांग कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और जब अतिरेक मांग हो जाता है, चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं, इसी अतिरेक मांग के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है स्फीतिक अंतराल। क्या चीज, स्फीतिक अंतराल। और यही स्फीतिक अंतराल आगे जाके किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं महंगाई की स्थिति, और इंग्लिश में बोला जाता है महंगाई की स्थिति को क्या चीज, इन्फ्लेशन। और अतिरेक स्फीतिक अंतराल को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप।
इन्फ्लेशनरी गैप। अगर इन्फ्लेशनरी गैप को अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट डू मीन बाय द इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक सामूहिक मांग में से जब हम संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक मांग को घटा देते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति होती है कि वास्तविक सामूहिक मांग जो होती है ना, जो एग्रीगेट D1 होता है वो जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा होता है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल के नाम से जाना जाता है। मतलब समझिएगा, अर्थव्यवस्था में जो पूर्ति है, मतलब अर्थव्यवस्था में 100 लोग काम के लिए खड़े हैं, ये सप्लाई है, और 100 लोगों ही डिमांड होनी चाहिए, लेकिन हुआ ये क्या कि जो डिमांड है 120 लोगों की है। इसका मतलब होता है 20 लोगों की डिमांड ज्यादा है। भाई 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं और मजदूरी दर कितना हो रहा है उस दिन, 500 रुपए मजदूरी दर है। 100 लोग आके खड़े हुए भाई 100 लोगों को काम मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या, जिनको काम करवाना है 120 लोगों की मजदूरों की डिमांड करने। अब मजदूर पैदा थोड़ी ना होंगे उस दिन, मजदूर आएंगे क्या, पैदा नहीं कर लेंगे। ऐसे में 120 लोगों में से 20 लोग क्या है, अतिरेक है, ज्यादा है, तो ये 120 लोग, अब जिनको काम करवाना है उनको मजदूर चाहिए, तो वो बंदा क्या कहेगा कि भाई ये जो उनके डिमांड कर रही है कि कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आओ, 500 रुपए की दिहाड़ी है ना, तो एक काम करो तुम मेरे पास साथ चलो, मैं तुम्हें 520 रुपए दूंगा। अगला वाला जो ओनर है जिसको काम कर वो कहेगा नहीं क्यों, वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा, 520 रुपए, मैं 525 रुपए दूंगा। अगला वाला का नहीं, मैं 530 दूंगा। इस ऐसे में धीरे धीरे कीमत स्तर यानी कि मजदूरी स्तर अर्थव्यवस्था की बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीतिक अंतराल अर्थव्यवस्था में किसको बढ़ाता है, कीमत स्तर को बढ़ाएगा। कीमत स्तर का मतलब बढ़ने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में क्या आ जाना, महंगाई आना, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या समझिए, ये अर्थव्यवस्था है, यहां पर हम दिखाएंगे सामूहिक मांग को और सामूहिक पूर्ति को, और यहां हम नीचे दिखाते हैं किसको, आय स्तर को। आय स्तर या फिर हम कहे रोजगार स्तर या यूं कहे उत्पादन स्तर, कुछ भी कहते, तीनों बराबर है, ठीक है। अब है क्या है, ये है अर्थव्यवस्था का सामूहिक पूर्ति, और अर्थव्यवस्था में इतनी सामूहिक मांग होनी चाहिए, तो ये है अर्थव्यवस्था के क्या चीज, संतुलन स्तर, जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेशन की, ये अगर पॉइंट होता है तो इसका मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, पूर्ण रोजगार होगा, यानी कि परफेक्ट पोजीशन है, पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में है क्या, वास्तविक सामूहिक मांग जो है यहां ना होके इससे ऊपर बन गई, यहां पर। अब अल्पकाल में आप अपनी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, अल्पकाल में आप अपनी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। जब अल्पकाल में पूर्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे तो पूर्ति वक्त जब ऊपर नहीं जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, सीधे बिल्कुल इस तरह से, यानी कि ये यहां ना के ये इस तरह से बन जाएगा। तो जितना होना चाहिए, क्योंकि पूर्ति तो बढ़े नहीं है, ये प्राइस है, वो प्राइस बढ़ के कहां जाएगा, यहां पर, ये और चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, और नया जो समय बिंदु है वो ये वाला बनेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट यही होगा हमारा अतिरेक मांग, यानी कि अगर हम सही से समझे अतिरेक मांग क्या होगा, यहां पर अतिरेक मांग बराबर हो जाएगा जितनी वास्तविक मांग है और जितनी अर्थव्यवस्था के लिए होनी चाहिए, इन दोनों बीच का डिफरेंस होता है, यही अतिरेक मांग है, यही स्फीतिक अंतराल है, और यही जो है महंगाई को बढ़ाने वाली स्थिति है। ध्यान रखिएगा। अब बात ये होती है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम यहां पर सीरियसली अगर स्फीतिक अंतराल का अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर देखें, हम यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि यहां पर जितना उत्पादन होना चाहिए था, पूर्ण रोजगार, पूर्ण उत्पादन, यानी कि हमारा उत्पादन परफेक्ट हो रहा है, हम अपने
जो है हमारे पास जो संसाधन है, हमारे यहाँ पर जो मैन पावर है, उसका 100% यूज कर सके, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात, जितने लोगों को रोजगार देना चाहिए था 100% रोजगार दे चुके हैं, उससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया सकता, क्योंकि अल्पकाल में आप नहीं बढ़ा सकते अपना उत्पादन स्तर और रोजगार स्तर। हाँ, इससे एक प्रभाव पड़ता है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसा कि हमने अविस्फीतिक अंतराल में देखा था कि उत्पादन में कमी हो रही थी, ठीक है ना, साथ ही साथ रोजगार स्तर में कमी हो रही थी, साथ ही साथ कीमत स्तर में, तो यहां पर उसका उल्टा नहीं होगा। यहां पर वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन इससे उत्पादन स्तर और रोजगार स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट को छू चुके हैं, राइट। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात होती है कि महंगाई की स्थिति से भविष्य में उत्पादन की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को लगेगा, दुकानदारों का, अरे भाई हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है, एक अगली बार इसका डिमांड ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अपना एरिया बढ़ाएंगे और जो लिमिट है उसको बढ़ा देंगे, तो भविष्य में उत्पादन के बढ़ने की संभावना बढ़ती है। उत्पादन की बढ़ने की संभावना का सीधा मतलब होता है कि यहां पर रोजगार स्तर में बढ़ेगा, और रोजगार स्तर के बढ़ने का मतलब होता है आय स्तर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये? मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर न्यून मांग में और अतिरिक्त मांग में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपकी हर समस्या को दूर करने का वादा करता हूं। थैंक यू एंड बाय। शेयर करना मत भूलिएगा।